रविशंकर जी आंगन में बैठे हुए अपनी पत्नी उषा जी का इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी गांव में ही आंगनबाड़ी में काम करती है। दोनों पति पत्नी गांव में अकेले रहते हैं। उनके दो बेटे हैं। दोनों बेटे एक साथ शहर में रहते हैं। बेटों की शादी हो चुकी है, बहुएं भी उनके साथ ही रहती है। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ शहर में सेट है। रविशंकर जी अपनी पत्नी के साथ गांव में हंसी खुशी अपना जीवन काट रहे हैं। रविशंकर जी को पेंशन मिलती है, जिससे वह अपने सभी खर्चे पूरे करते हैं। उषा जी को भी आंगनबाड़ी से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। रविशंकर जी की गांव में ज़मीन भी है, जिसको उन्होंने बटाई पर दे रखा है। उनके दोनों बेटे बहू बच्चों के साथ गांव में आते रहते हैं। जब कभी बेटा बहू पोते पोती के साथ गांव में आते हैं तो उषा जी और रविशंकर जी फूले नहीं समाते थे, लेकिन अब तो उन्हें भी गांव में आए हुए कई साल हो चुके हैं। अभी कुछ दिन से उषा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। अब उन्होंने आंगनबाड़ी में जाना भी बंद कर दिया था। रविशंकर जी ने उषा जी को डॉक्टर के पास भी दिखाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें कई तरह की दवाइयां देकर घर भेज दिया। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन उषा जी को कोई आराम न लगा। अब तो दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया था। रविशंकर जी ने फिर उषा जी को किसी बड़े अस्पताल में दिखाया। रविशंकर जी पत्नी से बोले, उषा देखना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लगता है। रविशंकर जी उषा जी के माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, कुछ दिन बाद तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, देखना रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। उषा जी रविशंकर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप चिंता मत करना। आप बेटे और बहू के पास शहर में चले जाना, वह लोग आपकी खूब सेवा करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो उषा? तुम्हारी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बुढ़ापा जीवन का सबसे बड़ा संकट है। उस समय तो अपने बेटे भी धोखा दे जाते हैं। तुम मेरी जीवन साथी हो, और जीवन साथी को बुढ़ापे में एक दूसरे के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अंत समय में सब साथ जोड़ देते हैं। अगर जीवन साथी सच्चा हो तो वह उम्र भर तक साथ निभाता है। और आज के बाद इस तरह की बातें मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रविशंकर जी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। वो बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उन्हें गाँव में ही रहना पसंद था। गाँव और गाँव के लोगों का अपनापन उन्हें दूर नहीं होने देता था, इसलिए गांव में ही रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। रविशंकर जी ने अपने दोनों बेटों से फ़ोन करके गांव आने के लिए कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। अब तो तुम्हें गांव आए हुए भी कई साल हो गए हैं। एक बार अपनी माँ से आकर मिल जाओ। पहले तो दोनों बेटे काम का बहाना बनाने लगे, फिर जैसे तैसे दोनों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गाँव आ गए। बेटा, मैं कह रहा था कुछ दिन तुम दोनों यहीं गांव में रुक जाओ, तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा। अरे बाबूजी, हम लोग रुक तो जाते, लेकिन हमारी नौकरी का सवाल है। इस तरह अपना काम भी तो नहीं छोड़ सकते। दूसरा बेटा बोला, और बाबूजी आपको तो पता ही है, मुझे मीटिंग के लिए हर दूसरे तीसरे दिन बाहर जाना पड़ता है। इस तरह मीटिंग छोड़कर मैं यहाँ गांव में नहीं रह सकता। रविशंकर जी बोले, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी नौकरी का सवाल है। तुम दोनों चले जाओ और बहुओं को 1 महीने के लिए यहीं छोड़ जाओ। अब तो गर्मियों की बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ रही है। यहाँ गाँव में रहेंगी तो तुम्हारी माँ की देखभाल करती रहेंगी। अरे बाबूजी, इन्हें गाँव में रहने की आदत नहीं है। यहाँ बिजली की भी सही व्यवस्था नहीं है। बच्चे परेशान हो जाएंगे। दोनों बेटे एक सुर में बोले। पीछे से बड़ी बहू भी बोली, अरे बाबूजी 2-3 दिन तो रुक गए हम लोग यहाँ। अब हम शहर में अपने घर को अकेला छोड़कर और ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। हम और बच्चे एसी के बिना यहाँ गर्मी में परेशान हो जाएंगे। दोनों बेटों और बहुओं ने बीमार माँ के पास ना रुकने के बहाने बना दिए। रविशंकर जी भी कुछ नहीं बोले। अगले दिन दोनों बेटे और बहू अपने अपने बच्चों को लेकर शहर पहुंच गए। 2 दिन बाद उषा जी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनके सर में ट्यूमर है। जब यह बात डॉक्टर ने रविशंकर जी को बताई तो उनकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा सा छा गया। पत्नी की बीमारी सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा सा लगा। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने के लिए कहा। ऑपरेशन में होने वाला खर्चा डॉक्टरों ने कई लाख बताया। इतनी मोटी रकम रविशंकर जी के पास नहीं थी। रिटायरमेंट का जो भी पैसा उन्हें मिला था, वह आधा आधा दोनों बेटों ने बांट लिया था। उनके पास तो बस एक पेंशन ही बची थी, जिससे दोनों पति पत्नी अपने महीने का घर खर्च चला रहे थे। अब ऑपरेशन के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े बेटे के पास फ़ोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई।
उसमें तुम्हारी माँ को सर में ट्यूमर बताया है। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए कहा है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ऑपरेशन में लगा सकूं। जो भी मेरा रिटायरमेंट का पैसा मिला था मैंने तुम दोनों भाइयों को आधा आधा बांट दिया, और पेंशन भी इतनी नहीं मिलती है। उस पेंशन से ही हम दोनों महीने का अपना खर्च चलाते हैं। अब बचत का मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाई पैसों का इंतजाम कर दो। अरे बाबूजी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अभी अभी मैंने दोनों बच्चों का महंगे स्कूल में एडमिशन कराया है। स्कूल की फ़ीस भी बहुत महंगी है और शहर में रहकर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटे का जवाब सुनकर रविशंकर जी ने फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे के पास फ़ोन किया। बेटा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी माँ के सर में ट्यूमर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन जल्द से जल्द कराने की सलाह दी है। बेटा कुछ बोलता उससे पहले ही बहू ने फ़ोन छीन लिया और बोली, बाबूजी देखिए, इतने पैसों का हम इंतजाम नहीं कर सकते। हमारे भी अपने खर्चे हैं। अभी अभी घर भी बनाया है, उसमें भी पैसे लगे हैं। तो फिर बताइए आपको कहाँ से दे दें। और माँ जी तो वैसे भी अब बूढ़ी हो चुकी है। इतने पैसे इलाज में लगाने से क्या फ़ायदा। थोड़ी बहुत ज़िंदगी उनकी बची है, ऐसे ही जी लेंगी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो। तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन मुझे ज़रूरत है अपनी पत्नी की। फ़ोन का स्पीकर ऑन था। तभी बेटा बोला, बाबूजी ठीक ही तो कह रही है आपकी बहू। अब माँ बुढ़ापे में जी कर क्या करेगी। ट्यूमर जैसी बीमारी में पैसा लगाना बेकार ही है। रविशंकर जी अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर सन्न रह गए। फ़ोन उनके हाथ से छूट गया और वह वहीं हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठ गए। रविशंकर जी बेटों को अपना पेंशन का पैसा देकर बहुत पछता रहे थे। अब बुरे समय में उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि पत्नी का इलाज करा सके। रविशंकर जी मन ही मन बोले, उषा, तुम्हारे कहने पर ही मैंने दोनों बेटों को पैसे बांट दिए थे, लेकिन आज तुम्हारे ऑपरेशन के लिए दोनों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। रविशंकर जी उठे और अस्पताल के बेड पर लेटी अपनी पत्नी के चेहरे को निहारने लगे। पत्नी के चेहरे को देखते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कहा था ना उषा, जीवन का सबसे बड़ा संकट बुढ़ापा होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं तुम्हारा ऑपरेशन जरूर कराऊंगा। बेटों को भले ही तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उनके दोनों बेटों ने उनसे झूठ बोला था कि हम नौकरी करते हैं। दोनों बेटों ने अभी कुछ महीने पहले ही मिलकर एक फैक्ट्री खरीदी थी, जिसका किराया महीने का कई लाख आता है। दोनों बेटे चाहते तो माँ के इलाज के लिए पैसे दे सकते थे, लेकिन बेटे बहू अपना स्वार्थ दिखा गए। ऑपरेशन के दिन नज़दीक आ रहे थे। रविशंकर जी ने अब अपनी ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनके पास एकमात्र वही सहारा था जिससे वे अपनी पत्नी को बचा सकते थे। उन्होंने बिना देरी किए अपने गांव के खेतों की ज़मीन को अच्छे दामों में बेच दिया और उन पैसों से उषा जी का जल्द से जल्द ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन भी एकदम ठीक ठाक हो गया था। ऑपरेशन के बाद जो पैसे बचे थे उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिए। बेटा और बहू कोई उनसे मिलने नहीं आया और ना ही उनकी खबर ली। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। उषा जी की हालत में अब काफ़ी सुधार आ चुका था। उधर दोनों बेटों ने जो फैक्ट्री खरीदी थी, दिन पर दिन उन्हें घाटा होने लगा। होते होते घाटा इतना हो गया कि एक दिन दोनों भाई कर्ज में डूब गए। सब कुछ बिक गया। अब उनके पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए। फ्लैट में रहने वाले दोनों बेटे एक किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन शहर में बिना नौकरी चाकरी के किराया भी देना नामुमकिन था। अब दोनों की हालत खराब होने लगी। एक एक पैसे को मोहताज हो गए। अब उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की याद आने लगी। दोनों भाइयों ने गाँव जाने का तय किया। उसी समय दोनों बेटे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ गाँव पहुँच गए। बेटे बहुएं उषा जी के पास जाकर बैठ गए और उनका हालचाल जानने लगे। उषा जी ने उन लोगों से ज़्यादा कुछ बात नहीं की। बड़ा बेटा रविशंकर जी से बोला, बाबूजी, अब हम लोग गांव में ही रहेंगे। शहर में हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। हमारा सभी काम ठप हो गया। अब हमारे पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम गाँव में ही रहेंगे। बेटा, मुझसे पूछे बिना तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों को इस घर में आसरा दूंगा। रविशंकर जी बेटों की तरफ घूरते हुए बोले, क्यों बाबूजी, हमारा घर है, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं बेटा, हमारे
घर में तुम लोग नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ एसी भी नहीं है। तुम्हारी दोनों की पत्नी को गांव में रहने की आदत नहीं है, वो गांव में नहीं रह सकती। तुम्हारे बच्चे और पत्नियाँ परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम लोग अपना कहीं बाहर इंतजाम कर लो। मेरे घर में तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। ठीक है बाबूजी, तो फिर आप हमारे दोनों की हिस्से की ज़मीन को आधा आधा बांट दीजिए। हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा बेचकर नया घर ले लेंगे। कैसा हिस्सा बेटा? कौन सा हिस्सा? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई हिस्सा भी तुम्हें दिया था। छोटा बेटा बोला, पिताजी जो आपका है वही तो हमारा है। मेरे स्वार्थी बच्चों, जब तुम्हारे पैसों पर मेरा हक नहीं है तो मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कैसा हक? जब तुम्हारा मेरा नहीं हो सकता तो मेरा तुम्हारा कैसे हो सकता है? यह ज़मीन मेरी है और मैंने उसे बेच दिया है अच्छे दामों में, जिसकी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने सारी ज़मीन बेच दी? हाँ बेच दी, मेरी थी, मैंने बेच दी। उसमें तुम लोगों का कुछ भी नहीं लगा हुआ था। रविशंकर जी कड़क आवाज़ में बोले, पिताजी अब हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। आप ऐसी मुसीबत में भी हमारा साथ छोड़ रहे हो, हमें थोड़े बहुत पैसे तो दे दीजिए। क्यों बेटा, याद है वह दिन जिस दिन तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए तुम लोगों से पैसे मांगे थे? तुम दोनों ने साफ साफ मना कर दिया था। अगर तुम दोनों मुझे उस दिन पैसे दे देते तो आज मुझे ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। अरे तुम दोनों ने पैसे होते हुए भी अपनी माँ के इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए। जब तुमने ही मुसीबत में साथ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दे दूँ? बेटा अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जाकर कहीं भी रहो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने घर में तुम्हें आसरा नहीं दूंगा। बाबूजी, बुढ़ापे में बेटे और बहू ही काम आते हैं। बेटा अब तक तुम दोनों मेरे कभी काम नहीं आए तो आगे क्या काम आओगे? अब हम दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा है। जब तक जिएंगे खुलकर जिएंगे। ना हमें तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही हमें तुमसे कोई लालच है। माँ, क्या आप भी अपने बच्चों को दुखी देखना चाहती हो? माँ, आप ही समझाइए ना बाबूजी को। क्या कोई अपने बेटों के साथ ऐसा करता है? बेटा आज तक तुम्हारे बाबूजी को तो ही समझाती आई हूँ। प्यार करती थी तुम दोनों से, तभी तो तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने पति से भी लड़ जाती थी मैं। तुम्हारे एक बार के कहने से ही मैंने रिटायरमेंट के पैसे तुम दोनों को आधे आधे बंटवा दिए। वह मेरी ममता थी, लेकिन अफसोस अपने स्वार्थ के कारण तुम हमारी ममता को कभी समझ नहीं पाए। आज तुम दोनों पर मुसीबत पड़ी है तो अपने बूढ़े माँ बाप दोनों याद आ गए। जब से तुम दोनों कहाँ थे जब मैं 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही? अरे तुम लोगों ने पैसों के लिए मना कर दिया। एक बार फ़ोन करके यह तक नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है या मर गई? नहीं ना बेटा, जब तुमने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया तो मैं कहाँ तक अपनी ममता निभाऊं? अब जैसा तुम्हारे बाबूजी को सही लगेगा वही करेंगे, कहकर उषा जी रविशंकर जी के पास जाकर खड़ी हो गई। रविशंकर जी ने बेटों को घर में बिल्कुल भी आसरा नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई रकम दी। दोनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए और गांव से ही कुछ दूरी पर मेहनत मजदूरी करने लगे। अब तो जो बहुएं गांव में रहने के लिए मना करती थी, एसी के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, अब अपने पतियों के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करती है। आज रविशंकर जी ने बेटे और बहुओं को दिन में तारे दिखा दिए। दोस्तों, अगर बेटे बहू बुरे समय में माँ बाप की थोड़ी बहुत मदद कर देते, कुछ फ़र्ज उनके प्रति निभाते, तो आज उन्हें यह दिन देखना ना पड़ता। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपना सारा जीवन उन पर कुर्बान कर देते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उनके साथ कभी गलत नहीं करना चाहते। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को बुढ़ापे में आंखें दिखाने लगते हैं, तब माता पिता भी कठोर फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, रविशंकर जी ने बेटे और बहुओं के साथ सही किया या गलत, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।